Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adover's News Analysis. Today is 9 August 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adover's News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज पुलिस रजिस्टर केस अगेंस्ट आसाम राइफल इन मणिपुर. अब मणिपुर में क्या हो रहा है कि जो पुलिस ने केस रजिस्टर किया किसके अगेंस्ट में, आसाम राइफल्स के अगेंस्ट में. आसाम राइफल्स की अगर बात करते हैं तो दिस इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स इन द कंट्री. ओके, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो ड्यूटी है, जो पुलिस की ड्यूटी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस ला रहे हैं और क्रिमिनल का इंटिमिडेशन यहाँ पर हो रहा है. तो देखिए, पुलिस हैव अक्यूज पर्सनल ऑफ 9 बटालियंस ऑफ आसाम राइफल ऑफ द एरोगेंट एक्ट एंड गिविंग अ चांस टू अक्यूज्ड कुकी मिलिटेंट्स टू एस्केप फ्रीली टू सेफ जोन. तो यहाँ पर वो क्या करे एक तरीके से कि आसाम जो राइफल्स हैं, पर्सनल्स जो यहाँ पे मणिपुर में है, वो जितने भी यहाँ पे कुकी मिलिटेंट्स हैं उनको यहाँ पे फ्रीली मूव करा रहे हैं, स्केप करा रहे हैं, सेफ जोन में यहाँ पे वो कर रहे हैं. उनका जो एक्ट है वो थोड़ा एरोगेंट है, तो इसी के चलते उनके अगेंस्ट में क्या किया गया है, केस फाइल किया गया है. ओके, मूव करते हैं. अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन की तरफ. हमारा कल का क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई थी. ये आपका 2023 ये रिसेंट हम बात कर रहे हैं उसका क्वेश्चन है. तो देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है हमारा किस तरीके से चेंज हो चुका है. ओके, नाउ तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और उसके बेसिस पर क्वेश्चंस के आंसर करना है. कल जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है वो लोग पहले इस वीडियो को पॉज करेंगे, देन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग करेंगे. Okay, now statement is saying, first statement is the soil in tropical rainforest is rich in nutrients. पहला स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं. यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है. ओके, हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट हमने रीड करा. नाउ इट्स टाइम टू सेकंड वन. सेकंड वन इज द हाई टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली. उसमें ये कहा जा रहा है कि जो हाई टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ड्यू टू दैट जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो जल्दी यहाँ पर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं. ओके, आर यू गेटिंग पॉइंट व्हाट दिस इज सेइंग. मतलब ये क्या कह रहा है कि वहां पर जो टेम्परेचर होता है बहुत ज्यादा हाई होता है और मॉइस्चर भी वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है. ड्यू टू दैट यहाँ पर जितने भी आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैसे कि आप लीव्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ डेड एनिमल्स हो गए, तो वो बहुत जल्दी क्विकली क्या कर जाते हैं, आपके सॉइल में डिकम्पोज कर जाते हैं, है ना. हमारे पास ये दो स्टेटमेंट है. अब ऑप्शन क्या क्या है, आप ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखिएगा. पहला ऑप्शन ये कहता है कि स्टेटमेंट 1 जो है आपकी और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या है, हमारी करेक्ट है, एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1. हमारी जो स्टेटमेंट 1, क्योंकि दिस इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सॉइल क्या होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में. और सेकंड स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट एक तरीके से आपका क्या दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है. किसके लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए. मतलब वहां पर क्या होता है, क्विकली यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं. ड्यू टू दैट यहाँ की जो सॉइल होती है वो कैसी होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है. पहला ऑप्शन आपको क्लियर हुआ. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट. ओके, एंड स्टेटमेंट 2 जो है कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है स्टेटमेंट 1 का. मतलब यहाँ पर ये रीजन नहीं है कि डेड और ऑर्गेनिक मैटर है, ड्यू टू दैट जो वहाँ की सॉइल है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. उन्होंने पहला ये कहा कि आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर क्या हो जाती है, आपकी इनकरेक्ट हो जाती है. एंड नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. उन्होंने ये कहा कि स्टेटमेंट 2 जो है आपकी वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है. ओके, सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा. इसमें कुछ लोगों ने बोला था आप हिंदी में भी क्वेश्चन डालिए, तो हमने ट्राई किया है कि आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं. ओके, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसका मतलब ये है, मैंने इसको भी इस क्वेश्चन को हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हिंदी में हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन इसको कहा जाता है. इसमें ये कहा जाता है कि न्यूट्रिएंट्स मतलब इसमें पोषक बहुत ज्यादा होते हैं उसकी मिट्टी में.
सेकेंड स्टेटमेंट हमारी ये कहती है कि ये जो वन होते हैं यहाँ पर उच्च तापमान होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होती है और नमी होती है, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मतलब कि जो भी आपके लीव्स होते हैं, डेड लीव्स होती हैं, है ना, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब कि विघटित हो जाते हैं। तो इसमें से हमें ये बताना कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है और कौन सी गलत। ओके, तो इसमें आप देखिए आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी। आपकी जो स्टेटमेंट 1 है ना वो इनकरेक्ट है और आपकी स्टेटमेंट 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो सॉइल होती है वो रिच नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है एक्चुअली कि वो जो आपका जो न्यूट्रिशन होता है उसकी लिंचिंग हो जाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सॉइल इज वेरी प्योर इन न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो। मतलब कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? आपका न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बट आपको सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, दिस इज ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ सॉइल। यहाँ की जो सॉइल होती है वो एसिडिक होती है। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस आर लोएस्ट अवे ड्यू टू लीचिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं, पोटेशियम की हम बात करते हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर लीचिंग होती है, जिसके कारण ये सारे जो आपके हम बात करते हैं किसकी, सॉइल की, मतलब ये सॉइल से सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। दस रीजनरेशन इज वेरी स्लो। तो यहाँ पर जो रीजनरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अब सेकंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपका सही था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है हाई होता है, कंसिस्टेंट टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर। ओके, एंड ड्यू टू दैट यहाँ पर हम अबेंडेंट आपको रेनफॉल भी देखने को मिलती है, जो क्या करता है, सॉइल में मॉइस्चर को क्रिएट करता है और ये फैसिलिटेट करता है कि जितने भी आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो जल्दी यहाँ पर क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। ओके, तो इसका आपका राइट ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज योर राइट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपका फिर से यहाँ पर ये भी 2023 का यूपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत ध्यान से करिएगा। इसमें ये कह रहे हैं, इसमें भी आपके पास दो स्टेटमेंट है, ये जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया उसी तरीके से सेम क्वेश्चन आपके पास आता है। द टेम्परेचर कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। इसमें ये कह रहा है कि हम आपके जो ओशंस होते हैं, है ना, सागर हो जिसको हम महासागर कहते हैं, और आपके कॉन्टिनेंट्स हो गए, तो इनके बीच में क्या होता है, टेम्परेचर का कंट्रास्ट होता है, इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है समर में बहुत ज़्यादा होता है और विंटर में कम होता है। तो आपको ये बताना है कि आपका ये स्टेटमेंट सही है या गलत। सेकेंड स्टेटमेंट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सर्फेस। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपका जो वाटर का स्पेसिफिक हीट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लैंड सर्फेस। ये आपका लैंड है और ये वाटर है, तो वाटर का जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, आपका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लैंड सर्फेस। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी सही, और इसका क्या राइट ऑप्शन है, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन इकोनॉमी की, आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। यहाँ पर आपका 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं, उसके बाद हमें ये देखना है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सिंग वर्कर्स प्रोडक्टिविटी rupees per worker 2004 and 5 prices increased in urban areas while it decreased in rural areas। यहाँ पर जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी है तो उसका जो प्राइस है अर्बन एरिया में क्या हुआ, आपका इंक्रीज हुआ है और रूरल एरिया में डिक्रीज हुआ। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, आपको बताना है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन द वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम अगर रूरल एरिया की बात करते हैं तो वहां पर आपका जो वर्कफोर्स है उसका परसेंटेज जो है, वर्कफोर्स का जो परसेंटेज शेयर है वो क्या होता है, आपका इंक्रीज हुआ है। तो ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग, आप लोगों को ये बताना है। नाउ नेक्स्ट इज इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। हम बात कर रहे हैं किसकी, रूरल एरिया की। यहाँ पर जो नॉन फार्म इकोनॉमी है उसमें क्या देखने को मिलता है, आपको इंक्रीज देखने को मिलता है, वहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत, आपको ये बताना है। द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है किसकी, रूरल एम्प्लॉयमेंट की, वो क्या हुआ है, आपका डिक्रीज हुआ है।
इंक्रीज नहीं डिक्रीज हुआ है। आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, स्टेटमेंट्स को, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, लास्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ओके, नाउ मूव करते हैं, अब हमारे एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला जो आर्टिकल है इसमें क्या है, द ग्रामर ऑफ कॉमर्स इन अ न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स। अब न्यू एज ऑफ जियोपॉलिटिक्स यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ये यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है, ये अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो किसके बीच में है आपका, रशिया और इंडिया के बीच का। किसके बीच का, रशिया एंड इंडिया के बीच का। ठीक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रामर की, ग्रामर ऑफ कॉमर्स। यहाँ पर देखिए जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है उसके बाद से रशिया के ऊपर यूएसए ने और आपका जो यूरोपियन यूनियन, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने क्या किया, सैंक्शंस लगाए हैं। बट स्टिल यहाँ पर हमारे ट्रेड तो हो रहे हैं रशिया के साथ, ट्रेड तो इंडिया भी ट्रेड कर रहा है, इवन बहुत सारी कंट्रीज अभी भी क्या कर रही हैं, रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। बट सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है इस टाइम पर, वो क्या आ रहा है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन का, ट्रेड का। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो किस पर होगा, पहले क्या होता था, हम डॉलर में करते थे, किसमें, डॉलर में कर देते थे, या फिर आपका जो यूरो है उसमें हम यहाँ पर क्या करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, कंट्रीज के बीच में इन दो और भी करेंसीज हैं जिसके बीच में यहाँ पर ट्रेड होता है। इवन जो हमारी डोमेस्टिक कंट्रीज है, जैसे कि हम इंडिया की बात करते हैं, रुपीज हुआ आपका, है ना, रशिया की जो रूबल है, तो यहाँ पर करेंसीज में ट्रेड होता है। बट जब से यहाँ पर सैंक्शंस लगे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, जब से यहाँ पर सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, तब से ना तो हम रूबल में यहाँ पे क्या कर पाए, आपका ट्रेड कर पा रहे हैं, ना तो डॉलर में, ना ही यूरो में। तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि हम यहाँ पर ट्रेड कैसे करें, जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से सैंक्शंस लगा है, आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिला कि हम यहाँ पर हमने क्या किया कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हुए हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ। आप यहाँ पर देखेंगे दैट इंडिया इज अ फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया क्या है, हर एक नेशन का, आप वर्ल्ड में देखेंगे कोई भी आपको ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जो इंडिया के साथ यहाँ पर ट्रेड ना करना चाहे। तो इंडिया क्या आपका एक फेवर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है विद अ पोटेंशियल फॉर लार्ज मार्केट। क्यों, क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ा मार्केट है। ओके, सो हैज बीन क्वाइट इक्विवेलेंट एट लीस्ट मार्च 2018 when 23 advanced and developing countries agreed to have currency swap arrangement with India। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि 23 एडवांस्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज क्या हुई हैं, इंडिया के साथ एग्री हुई हैं कि वो क्या करेंगे, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट करेंगे, एक्सटेंडिंग क्रेडिट्स इन सेटलिंग ट्रांजेक्शन। मतलब उनकी जो भी ट्रांजेक्शन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो रुपीज है, हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सेम चीज आपकी क्या हो रही है, इंटरनेशनल पेमेंट्स में हम रुपीज का यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा आपका एग्जांपल है क्या, रशिया। यहाँ पर रशिया से हम क्या कर रहे हैं, जो आपका क्रूड ऑयल है उसका हम कितना ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी को ये तो पता ही होगा। हमने अभी देखा था, इशू बिकम सीरियस फॉर रशिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिया 212.2 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स during 2022 and for India a large market for Russian exporters। तो रशियन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इवन रशिया के लिए क्या है, जो रशिया के एक्सपोर्टर्स हैं, रशियन एक्सपोर्टर्स हैं, तो इंडिया क्या उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम इस अपॉर्चुनिटी को रशिया भी जाने नहीं दे सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम ट्रांजेक्शन किसके बीच में करें। ओके, तो यहाँ पर अभी जो इंडिया एंड रशिया बाय यूजिंग द इंडियन रुपी इन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। यहाँ पर अभी जो एक अल्टरनेट रूट लेकर आया गया है कि हम क्या करेंगे, इंडिया और रशिया के बीच में जो अभी पेमेंट होगा वो कैसे होगा, इंडियन रुपीज में होगा। अब इसके लिए यहाँ पर एक ये आता है कि क्या रुपीस इतनी ज़्यादा आपकी इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग है कि हम यहाँ पर रुपीस में क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। तो आपके पास देखिए एक उन्होंने क्या एक सिस्टम हम लेकर आए। क्या सिस्टम है, इसकी हम बात करते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट्स की। आपका वॉस्ट्रो अकाउंट्स क्या होता है, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका फैक्ट यहाँ पर निकल कर आता है। बाकी इस क्वेश्चन मतलब इस आर्टिकल में आप देखेंगे ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर फिर ये बताया जाता है कि इस तरीके का जो एग्रीमेंट है वो पास्ट में भी हुआ था, जब यहाँ पर सोवियत यूनियन था आपका, रशिया का ब्रेकडाउन यहाँ पर नहीं हुआ था, कोल्ड वॉर के टाइम की बात है। 1950s में हमें क्या देखने को मिलता है, जब आपका सोवियत यूनियन था तब भी हमारा जो एक अरेंजमेंट ऐसा था, एक बायलैटरल ट्रेड जो हम सोवियत यूनियन के साथ करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रांजेक्शन होता था वो कैसे होता था, हमारी डोमेस्टिक करेंसी के बीच में होता था। ओके, तो अभी ये थोड़ा कंसर्न यहाँ पर आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कि हमें किस करेंसी का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इवन आप यहाँ पर हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हम रिस्क की बात करते हैं, जैसे कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम चाइनीज़ करेंसी का भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपके नॉन चाइनीज़ एक्टर है, हम बात कर रहे हैं ब्रिस्क की मेंबर्स की, जैसे कि हम रशिया हुआ, आपका अफ्रीका हुआ, इंडिया, चाइना, ओके, साउथ अफ्रीका। तो जो भी आपकी नॉन चाइनीज़ यहाँ पर मेंबर्स हैं ब्रिस्क के, वो भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चाइनीज़ करेंसी का यूज़
कर सकते हैं, है ना, फॉर द देयर ट्रेड सेटलमेंट। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें क्या हो रहा है, एक तरीके से जो चाइना की करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में आ रही है। बहुत सारी कंट्रीज अब यहाँ पर क्या करना चाहेंगी कि चाइनीज करेंसी को भी अपने उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहेंगी। नाउ अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है, किसकी बात हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को यहाँ पर पता होगा, यहाँ पर एक जियो इकोनॉमिक सीन आपके सामने आता है। इसको हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया का और यूएई के बीच में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें हमने ये देखा कि हम क्या करेंगे, रुपीस और दिरहम में हमारे बीच में क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स होगा। आप सभी को यहाँ पे क्लियर होगा कि यूएई और इंडिया के बीच में अभी एग्रीमेंट हुआ है हाल ही फिलहाल में, जिसमें हमने ये कहा कि रुपीज एंड दिरहम में हमारा क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। मतलब कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो रुपीज और दिरहम में होंगे। ओके, ना और जितने भी हमारे रेमिटेंसेस हैं, कैपिटल फ्लो होगा आपका किस में होगा, रुपी एंड दिरहम में यहाँ पर होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिस्क है उसको अवॉइड करने के लिए, जितने भी ट्रेड पार्टनर्स उनको सेव करने के लिए यहाँ पर डॉलर्स में भी हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल है, मिनरल्स हैं, तो इसका हम यहाँ पर डॉलर में भी पेमेंट किया जा सकता है, जो कि आपके बड़े बड़े जो ट्रेड पार्टनर्स हैं उनको बचाने के लिए। बट और इसके साथ साथ यहाँ पे जो मैसेजिंग सिस्टम है उसको भी इंटरलिंक किया गया है कि पेमेंट के साथ हमने एक मैसेजिंग सिस्टम को भी लिंक कर दिया गया है। इसका एक ये एडिशन है। इससे क्या होगा, आपका ये क्विक एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ मनी यहाँ पर एस्टिमेट करेगा। तो इंडियन कम्युनिटी इन द यूएई अर्न 18% शेयर इन द टर्म ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस फ्लो इनटू इंडिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूएई कमिटी से, हमारा वहां से 18% क्या आता है, रेमिटेंसेस यहाँ पर इंडिया में फ्लो होता है। तो नेगोशिएशंस ऑन द इंडोनेशिया टू लॉन्च अ सिमिलर एग्रीमेंट। तो अभी हमारे यूएई के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच में, रुपीस और दिरहम के बीच में। हमारे अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ, कि हम भी क्या करें, इंडोनेशिया के साथ, मतलब इंडिया और इंडोनेशिया सेम ऐसा ही कोई एग्रीमेंट लेकर आए जिसमें हम इंडोनेशिया की जो करेंसी है रुपया, है ना, रुपया, तो यहाँ पर उसका ट्रांजैक्शन में हम यूज कर सकते हैं। नन कैन डिनाई द सेविंग ऑफ हार्ड करेंसीज इन दीज एग्रीमेंट डिस्पाइट अ पॉसिबल लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन करेंसीज। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे कि आपकी जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज है उनसे भी हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पर लॉस हो रहा है। जैसे कि हम रशिया की रूबल की बात करते हैं, है ना, तो इस तरीके के जो आपकी डिस्ट्रप्शंस है उनसे बचने के लिए हमें इस तरीके के जो अरेंजमेंट्स हैं उनकी क्या हो जाती है, जरूरत हो जाती है। अब हमें क्या चाहिए, एक न्यू फाइनेंशियल आर्किटेक्चर चाहिए जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इंडियन रुपीज है, रशियन रूबल है, चाइनाज युआन, यूएस दिरहम, एवन जो आपका इंडोनेशिया रुपया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, शेयरिंग बना सकते हैं, अपन एक गोल बना सकते हैं, लोकल करेंसी ट्रांजेक्शन की तरफ हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये आर्टिकल यहीं पर खत्म होता है। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे किसकी, वॉस्ट्रो अकाउंट की। अब ये आपके लिए यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, वॉस्ट्रो का अगर हम मतलब देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, तो इसका मतलब होता है योर्स, है ना। तो वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड फॉर अ फॉरेन बैंक्स इन द डोमेस्टिक बैंक्स करेंसी। इसमें आप ऐसे समझिए, आप इस डायग्राम से समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। रशियन फर्म है, ठीक है, हमने यहाँ से क्या किया, पेज रूबल इक्विवेलेंट टू 100 टू द बैंक। यहाँ पर क्या है, रशियन बैंक है, हमने यहाँ पर क्या रूबल्स को पे किया जो कि आपका 100 रुपए के बराबर होगा। जितने भी 100 रुपए में यहाँ पे रूबल्स आते हैं हमने बैंक को यहाँ पर रशियन बैंक को वो किया। अब रिसीव रूबल्स इक्विवेलेंट टू 150 फ्रॉम द बैंक। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पर 150 रुपीज का क्या किया, इक्विवेलेंट का यहाँ पर रूबल्स को वो किया, और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इंडियन बैंक से क्या करेंगे, यहाँ पर 150 रुपीज कलेक्ट करेंगे। ओके, पहले क्या होता है, यहाँ पर 100 रुपीज, जो ये फार्म है, जो भी पर्टिकुलर फार्म है, उन्होंने ये जो बैंक है उसको क्या किया, 100 रुपए दिए, है ना। ये कहा कि हम यहाँ पर रूबल पे कर रहे हैं जो कि किसके इक्विवेलेंट है, 100 रुपए के इक्वल है। इंडिया में अगर आप 100 रुपए की बात करें उतना हमने रूबल इस रशियन बैंक में डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर जो ये बैंक है उन्होंने कितने यहाँ पर मान लीजिए रिसीव करे, कितने 150 रुपीज का इक्विवेलेंट का रूबल यहाँ पर रिसीव करें। उन्होंने क्या कहा कि अब जो आप इंडियन बैंक है उनसे यहाँ पर क्या करेंगे, आप 150 रुपीज कलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो आपका सेकेंड फार्म है, ये सेकंड फार्म में ये जाता है, इंपोर्ट किया यहाँ पे 150 रुपीज का यहाँ पे इंपोर्ट किया। आपका जो इंडियन फार्म है उनके पास तो 150 रुपीज का उन्होंने सामान उन्होंने कितने का खरीदा, 150 रुपीज का खरीदा। उन्होंने ये जो 150 रुपीज था उसको बैंक में पे किया, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका वॉस्ट्रो अकाउंट मेंटेनेंस आ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब इन्होंने इसको पास कितने रुपीज आए, 150 रुपीज आए। अब ये फिर से क्या करते हैं, रिसीव करता है आपका जो इंडियन फार्म्स है, मेन इंडियन फार्म्स है, तो ये इसको क्या करते हैं, रिसीव 100 फ्रॉम द बैंक। तो ये अब इसको कितने रुपीज देगा, 100, और ये फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब एक्सपोर्ट होगा तो ये 100 रुपीज यहाँ पर चले जाएगा। तो वॉस्ट्रो अकाउंट डेबिटेड 100 एंड वॉस्ट्रो अकाउंट क्रेडिटेड 150। तो इस तरीके से यहाँ पर सरप्लस कितना होता है आपका, 50 रुपीज का यहाँ पर सरप्लस होता है। तो यहाँ से तो 100 आए, बट
बट यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। तो ये वोस्ट्रो अकाउंट है। मतलब वोस्ट्रो अकाउंट एक तरीके का ऐसा अकाउंट होता है जो फॉर एग्जाम्पल ये रशिया के साथ हम रुपीज में क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बैंक है वो कहाँ होगा, रशियन डोमेस्टिक मार्केट में होगा। जितने भी यहाँ पे जो डोमेस्टिक बैंक करेंसीज हैं फॉरेन बैंक्स में, तो उसको क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इन दिस केस बिटवीन इंडिया एंड रशिया, इंडियन बैंक्स होल्ड एन अकाउंट फॉर रशियन बैंक्स इन रुपीज। ओके, तो यहाँ पर क्या करता है, इंडियन बैंक क्या कर रहे हैं, अकाउंट होल्ड कर रहे हैं किसके लिए, रशियन बैंक रुपीज के लिए, जो रशिया से यहाँ पे रुपीज आ रहे हैं। ओके इसी तरीके से आपका क्या होता है, एक स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट होता है जिसको हम नॉर्मल वोस्ट्रो अकाउंट भी कहते हैं। एक्ट एज ट्रांजिट अकाउंट वेयर अ स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट इंडियन रुपीज बैलेंस कैन बी हेल्ड। तो यहाँ पर एक तरीके से मतलब कि फॉरेन मार्केट में जो हमारी करेंसी उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे वोस्ट्रो अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे वोस्ट्रो अकाउंट क्या है वो आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है क्लाइमेट इवेंट्स एंड एन अम्ब्रेला फॉर अर्बन हेल्थ। यहाँ पर देखिए आपके अर्बन हेल्थ की बात की जा रही, रूरल एरिया तो है ही आपका, बट हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अर्बन हेल्थ की बात रहे हैं। आपके वेरियस आपको क्लाइमेट इवेंट्स देखने को मिल रहे होंगे लार्ज, जिसके कारण यहाँ पर स्पेशली लार्ज स्केल में आपको डेवस्टेशन देखने को मिलता है। मॉनसून सीजन पे हमारा इस टाइम पे ज्यादा फोकस था। इवन जून से ही आप देखेंगे, पहले क्या होता है, आपकी जो बिगनिंग होती है मॉनसून सेशन की, जो आपका मॉनसून सीजन है उसकी जो बिगिनिंग होती है वो कैसे होती है, साइक्लोनिक स्टॉर्म से हम बात करते हैं किसकी, बिपरजॉय की, जो कि आपका अरेबियन सी में फॉर्म होता है और उसका जो लैंडफॉल होता है कहाँ होता है, वेस्टर्न इंडिया में होता है ना। फिर हम देखते हैं कि आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ आसाम है वहां पर आपका फ्लड आता है। उसके बाद हमने नॉर्थ इंडिया की बात करी, नॉर्थ इंडिया में आपको हैवी रेन के कारण कितना ज्यादा यहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ा। अब फ्लड के कारण, ये जो पानी के कारण बहुत सारी क्या होती है, ये जो फ्लड होता है आपका, बहुत सारी डिसीज भी सामने निकल कर आती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जो भी इसको हम कहते हैं क्या, कॉमन वाटर एंड वेक्टर बॉर्न डिसीज। क्या कहते हैं इसे हम, कॉमन वाटर एंड वेक्टर बॉर्ने डिसीज, इसको इस नाम से जानते हैं। जैसे इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, टाइफाइड आ जाता है, कोलेरा आ जाता है, डायनेस्टीज आ जाती हैं, लेप्टोस्पिरोसिस, मलेरिया, डेंगू। तो ये सारी क्या है, डिसीजेस जो होती हैं, इनसे हमें क्या करना पड़ता है, इनको फेस करना पड़ता है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। और उन अर्बन एरियाज में भी जो आपके स्लम एरियाज हैं, है ना, जो भी आपके यहाँ पे स्लम एरियाज में और जितने भी आपके वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनको सबसे ज्यादा क्या होता है, इन चीजों का आपको जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है। ओके तो हमें यहाँ पर बात की जा रही कि हम इस डिसीज के अगर वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि जो इतने ज्यादा जो भी आपके वल्नरेबल हाउस होल्ड्स होते हैं, है ना, जो कि ये जितने भी क्लाइमेट चेंज लेड इवेंट्स हो रहे हैं उनसे क्या कर पा रहे हैं, उनसे डील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं। अब हमें पता है जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में अभी क्या है, आपका फ्लड आया। कुछ एरियाज आपके ऐसे होते हैं, कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जो कि हमें पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिजास्टर, मतलब कि या तो फ्लड आना है या अर्थक्वेक आना है, इस तरीके की चीजें होती हैं। तो वहां पर हमें इस तरीके की प्लानिंग करनी चाहिए सो दैट हम इनसे क्या कर पाए, डील कर पाए। अब जैसे ये आया, उसके बाद हमें क्या आता है, वाइल्ड हाउस होल्ड्स इन जनरल विद पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर मोर वल्नरेबल टू मलेरिया। यहाँ पर जो भी आपके वो हाउस होल्ड जो कि बहुत ज्यादा पुअर है, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्या है, आपकी पुअर है, तो वो सबसे ज्यादा क्या है, वल्नरेबल है मलेरिया के, है ना, क्या है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है मलेरिया के। नाउ एट अ ग्रेट ऑड ऑफ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, इट इज वेल नोन दैट डेंगू टू अफेक्ट द अर्बन पॉपुलेशन मोर। उसके साथ साथ क्या होता है आपका, यहाँ पर जो डेंगू है वो भी क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। सेकंड हम बात करते हैं किसकी, हाउस होल्ड फ्रॉम क्लाइमेटली हाई एंड मॉडरेटली हाई वल्नरेबल स्टेट्स आर ग्रेटर ऑड्स ऑफ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब देखिए कुछ स्टेट्स में तो हमें पता है कि यहाँ पे फ्रिक्वेंट जैसे फ्लड जैसी सिचुएशन होती ही रहती है, बट कुछ यहाँ पर स्टेट्स ऐसे हैं जो कि क्लाइमेटिकली हाई और मॉडरेटली हाई वल्नरेबल स्टेट्स हैं, तो वहां पर जो मलेरिया की सफरिंग्स है उसके चांसेस हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के चलते हमें यहाँ एक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिशियल यहाँ पर होना चाहिए जो कि क्या कर सके, यहाँ पर हाई अलर्ट इशू कर सके, जारी कर सके, अनाउंस कर सके, और यहाँ पर जो ये डिसीज है उससे हम स्प्रेड हो रही हैं उसको कंटेन कर सके, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं जिससे कि हम ये जो चैलेंजेस हैं उसको हम मिटिगेट कर सकें। तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि कोऑर्डिनेट करना है ना, हर एक सेक्टर में हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है सो दैट हम यहाँ पर क्या कर सकें, ये जो जितने भी हमें चैलेंजेस है उसको अडॉप्ट कर सकें और उसे मिटिगेट कर सकें, मतलब कि खत्म कर सकें। उसके बाद यहाँ पर हमें जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसे रीबिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि जो भी आपकी क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं वो कैसे हैं, आपके आज के टाइम के जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो कैसे अनप्रेडिक्टेबल हैं,
कब यहाँ पर कब बारिश हो जाती है, कब यहाँ पर गर्मी पड़ने लगती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, और कब यहाँ पर विंटर आ जाता है ना। तो यहाँ पर जो आपका क्लाइमेट इवेंट्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। तो इसके लिए हमारा जो अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसे रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हमें रेजिलेंस को लेकर आना होगा, स्पेशली जो आपके वल्नरेबल अर्बन पॉपुलेशन है उनको ध्यान में रखते हुए, कि सबसे ज़्यादा क्या है वही इस चीज़ के क्या है, उस चीज़ में क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं, स्पेशली जो यहाँ पर इनफॉर्मल सेक्टर्स में लोग इन्वॉल्व हैं, है ना, यहाँ पर एंगेज हैं, तो वो क्या होते हैं इस चीज़ से ज़्यादा यहाँ पर उसके इम्पैक्ट में आते हैं। नाउ हम यहाँ पे कोविड-19 का एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अर्बन हेल्थ गवर्नेंस विद द मल्टीपल एजेंसीज एंड फ्रेगमेंटेड केयर प्रोविजनिंग अलोंगसाइड द इंक्रीजिंग प्रेजेंस एंड डोमिनेंस ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नेंस, जो आपका अर्बन हेल्थ गवर्नेंस सिस्टम है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज मिलती हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल जो एजेंसीज हैं उनको लेकर आ सकते हैं, हम यहाँ पे फ्रेगमेंटेड हेल्थ केयर प्रोविजंस को लेकर आ सकते हैं, जैसे कि हमने क्या कर दिया, चीज़ों को डिवाइड कर दिया कि इतना पार्ट इसको देखना है, इतना पार्ट इसको देखना है ना, तो हमने चीज़ों को फ्रेगमेंट कर दिया। यहाँ पर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डोमिनेंस यहाँ पे इन्वॉल्व ज़्यादा करना होगा, उनकी प्रेजेंस को यहाँ पर बढ़ाना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से डील कर सकते हैं। यहाँ पर कोविड-19 का एक्सपीरियंस बताया गया कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, एक ग्रेटर कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन की ज़रूरत है। इससे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हर एक टर्म में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक टर्म की नहीं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डेटा शेयरिंग की, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की, क्यूरेटिव फंक्शंस की, ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस एंड अबव ऑल जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन साथ में ला सकते हैं, जिससे हम ये जो आपकी प्रॉब्लम है आज के टाइम पर निकल कर आ रही है उससे हम डील कर सकें। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। तो इसमें क्या है, तो हमें एक मैनेजमेंट लेकर आना होगा, डिसीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, इस तरीके की चीज़ें लेकर आनी होगी, जिससे हम क्या कर सकें, लोगों को अवेयर भी करा सकते हैं, है ना, लोगों को हमें यहाँ पर अवेयर कराना होगा। यहाँ पर जो हमारा प्लानिंग है और मैनेजमेंट के जो आइडियाज़ हैं, क्लाइमेट चेंज जिस तरीके के मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उस बेसिस पर हम प्लानिंग करें, उसका हम मैनेजमेंट करें, जिससे हम क्या कर सकें, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आ सकते हैं, हम इस चीज़ों से क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, मतलब इनसे हम उभर कर सामने आ सकते हैं। ओके, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है लर्निंग फ्रॉम द चिप्स एक्ट ऑफ द यूएस का आपका एक एक्ट आता है, उसका नाम क्या है, चिप्स एक्ट, क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स एंड साइंस आर्ट ऑफ 2022। ये एक्ट कब आता है आपका 2022 में। इसको कहा जाता है कि हमें इंडिया को क्या करने की जरूरत है, इस एक्ट से बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। क्या क्या सीखने की जरूरत है, इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। पहली चीज इसमें ये कहा जा रहा है, जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करते हैं, ये एक्ट पहले किससे रिलेटेड है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये रिलेटेड आपकी किससे, सेमीकंडक्टर से, है ना, कि द एक्ट ऑथराइज $52.7 billion over 5 years to boost American competitiveness, innovation and national security in semiconductor। तो यहाँ पर यूएसए के जो अमेरिकन बूस्ट करना है उनका कॉम्पिटिटिवनेस, इम्पोर्ट, इनोवेशन, नेशनल सिक्योरिटी और कहाँ पर, सेमीकंडक्टर्स में। इसके साथ देखिए पहली चीज हमने ये देखी, ये जो एक्ट है ये सिर्फ ये जो पूरा सेमीकंडक्टर वाला जो सेक्टर है इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में सिर्फ किसके पास है, आपका जो हम बात करते हैं किसकी, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है उसके पास है यहाँ पर, है ना। बट अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें एक कॉपरेशन दिखता है। कॉपरेशन कैसा दिखता है कि हर एक सेक्टर का कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए कॉपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब कि आपकी जो गवर्नमेंट है उनके बीच में ही आपको कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। कैसे, यहाँ पर 4 यहाँ पर सेपरेट फंड बनाए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे जो वहाँ का डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है वो कितना यहाँ पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, 50 बिलियन उन्होंने क्या किया, पूरा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस $2 बिलियन, डिफेंस यूनिट किसके लिए, कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स में भी हम डिफेंस यूनिक टेक्नोलॉजीज को लेकर आएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना है, $0.5 बिलियन, जो कि यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी वहाँ के फॉरेन पार्टनर्स हैं सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पर कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल साइंस फाउंडेशन, $0.2 बिलियन,
टू प्रमोट द ग्रोथ एंड द सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 सेक्टर। पहले तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स आ जाता है, जो कि क्या करता है, यहाँ पर जितने भी चिप्स का जो बिलियंस ऑफ यहाँ पे चिप्स बनाए जा रहे हैं अमेरिका, मतलब सॉरी जो चिप्स हैं वहाँ पे फंड को कैसे एक्सलरेट करना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च के लिए काम करेगा। फिर हम डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो डिफेंस यूनिक यहाँ पर टेक्नोलॉजीज के लिए वो क्या कर रहे हैं कि इस सेक्टर में भी क्या हो, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, उसके लिए यहाँ पर डिफेंस डिपार्टमेंट भी आपका। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट स्टेट भी है जो कि क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा फॉरेन पार्टनर्स के साथ सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई के लिए। और उसके बाद आपका आता है नेशनल साइंस प्रोडक्ट, जो कि सेमीकंडक्टर का जो वर्कफोर्स है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काम आएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, इसमें गवर्नमेंट के जो वेरियस आर्म्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया में ये जो आपकी पॉलिसी आई है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो सिर्फ मैनेज हो रही किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। सिर्फ हमारी जो एक मिनिस्ट्री है वो इन सारी चीजों को क्या करी, सेमीकंडक्टर का जो आपका ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको हैंडल कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंडिया को भी क्या करना चाहिए, इस तरीके का कॉपरेशन लेकर आना चाहिए। पहला पॉइंट तो कॉपरेशन हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो सेकंड चीज इसमें ये आ जाती है कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मीटी, ये सारी चीज इसमें कही गई कि ये क्या हो सकती है, गुड ब्रिंगिंग हो सकती है। हम यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं कि सेमीकंडक्टर स्ट्रेटेजी सर्वाइव बियॉन्ड गवर्नमेंट टर्म्स, रिक्वायर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अलॉन्ग द लाइन ऑफ चिप एक्ट। तो जिस तरीके से यहाँ पे चिप एक्ट है उसी तरीके से हम इंडिया में भी ऐसी अप्रोच को लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंपनीज क्या कर रही, सीख कर रही हैं अंडर द चिप एक्ट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट वर्कफोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। यहाँ पर देखिए जो आपका यूएसए का चिप एक्ट है ना, तो यहाँ पे जो आपकी वेरियस वहाँ के जो प्राइवेट प्लेयर्स है, कंपनीज है, वो भी क्या कर रही हैं कि वो अपने जो उनका जो वर्कफोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट करना चाहती हैं, वहाँ पे वर्कफोर्स का वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहती हैं। तो वहाँ की जो नोडल आप देखेंगे नेशनल सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सेंटर है, तो उन्होंने क्या किया, उसके साथ कोलैबोरेट किया है और वेरियस जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ भी क्या किया है, कोलैबोरेट यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे दिस मस्ट बिकम अ फोकस एरिया फॉर इंडिया एज वेल, कि हम क्या कर सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर के जितने भी कॉम्पिटेंट जितने भी आपका इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है, तो हमें यहाँ पे वर्कफोर्स कैसे मिलेगा, जैसे कि हम वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं उसका हमें डेवलपमेंट करना है। जब तक आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स नहीं होगा तब तक यहाँ पर हम जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हमें ये वर्कफोर्स कैसे मिलेगा, तो यूएसए में क्या किया गया, ये जो चिप एक्ट है इसके हिसाब से यहाँ पे जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ यहाँ पे कोलैबोरेट किया। तो इंडिया में भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया क्या कर सकता है, उनका जो एक कॉम्पिटेंट यहाँ पे वर्कफोर्स है, जितने की हम इंजीनियरिंग वर्कफोर्स है इंडिया में, जितने भी आपके यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, उनके साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आपका यहाँ पर हम चिप टू स्टार्टअप्स लेकर आ सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोलैबोरेट करके यहाँ पर वर्कफोर्स को डेवलप किया जा सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट आती है किसकी, स्ट्रक्चरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। ओके, पहला हमने क्या किया, कॉपरेशन ऑन कोऑर्डिनेशन, दूसरा यहाँ पर हमने डेवलपमेंट ऑफ वर्कफोर्स, थर्ड हम बात कर रहे हैं किसकी, अकाउंटेबिलिटी की, कि यहाँ पर फंड भी चाहिए आपको। तो फंड के लिए उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक चिप प्रोग्राम ऑफिस को क्रिएट किया है टू ले डाउन द गाइडलाइंस फॉर असर्टिंग द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है उसको असर्ट करने के लिए यहाँ पर एक ऑफिस क्रिएट किया गया जिसको हम कहते हैं चिप्स प्रोग्राम ऑफिस। ये चिप एक्ट के अंदर क्रिएट किया गया है, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, कैटलिस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। तो इसी तरीके से इंडिया में भी एक प्रपोजल है कि जो आपकी मतलब कि हम बात करें जो फाइनेंशियल सेटलमेंट है, अकाउंटेबिलिटी है, उसको इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए इस तरीके का ऑफिस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें बात की जा रही है किसकी, पैकेजिंग की। तो थर्ड हुआ हमारा अकाउंटेबिलिटी, मतलब, और फोर्थ होता है हमारी पैकेजिंग। पैकेजिंग भी क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग तो कर ली, बट उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उसका जो पैकेजिंग है, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो एडवांस पैकेजिंग इज अ लेवरेज पॉइंट टू एक्सेल सेमीकंडक्टर्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड, हेंस envisages national advanced packaging manufacturer program to help the US gain disproportionate competitive advantages in the future। तो यहाँ पर क्या किया गया है, NAPMP को यहाँ पे बनाया गया है प्रोग्राम को
लेकर आया गया है, जिससे हम क्या कर सके, मतलब यूएस क्या कर सके, जो भी मतलब पैकेजिंग की उसमें आप देखेंगे सेक्टर में, तो उसको यहाँ पर और ज़्यादा जो भी कॉम्पिटिशन है उससे यहाँ पर डील कर सके। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया भी क्या कर सकते हैं, इंडिया की जो सेमीकंडक्टर जो स्ट्रेटेजी है, तो हमें यहाँ पे एक एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यहाँ पे पैकेजिंग में भी क्या करनी होगी, रिसर्च करनी होगी और उसे हमारे प्रायोरिटी एरिया पर लेकर आना होगा और उस पर फोकस करना होगा। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो चिप्स एक्ट से हम यहाँ पर क्या कर सकते, सम अप कर सकते थे। तो ये बहुत ही आपकी एक यूजफुल टेम्पलेट हो जाता है आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए इन द सेमीकंडक्टर। हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, किससे, चिप एक्ट से, यूएस के। ओके, तो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, व्हाट इज द जन विश्वास बिल 2023 प्रपोज्ड बाय सेंटर। यहाँ पर आपका जन विश्वास बिल आता है जो कि सेंटर के द्वारा प्रपोज किया गया है, इस बिल को पास किया गया है। इसमें एक्चुअली कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन बिल 2023। अब पहले ये बिल है क्या उसके बारे में जानते हैं। तो ये बिल है आपका कि द अमेंडमेंट, इसमें 42 जो लॉज हैं इंक्लूडिंग मल्टीपल सेक्टर्स, यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर आ जाता है, इन्वायरमेंट, मीडिया, पब्लिकेशन एंड हेल्थ वाले सेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो इसमें क्या किया गया, इस बिल में आपके जो 42 लॉज है उसको चेंज किए गए, अमेंड किए गए। स्पेशली यहाँ पर हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो पेनल्टीज पहले लगती थी तो उनको फाइन्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो भी फाइन्स होती थी पहले। यहाँ पर किसका जैसे कि जो पनिशमेंट था, है ना, पहले इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट था कि अगर आपने कुछ यहाँ पर क्राइम किया है, कुछ यहाँ पर चीजें क्राइम किया है ना, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाता था, जेल का प्रोविजन था कि आपको इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। बट उसको आप चेंज करके क्या कर दिया है, उसको मॉनेटरी से उसको चेंज कर दिया। मतलब कि पहले जेल हो जाती थी आपको, अब सिर्फ आपको यहाँ पे फाइन देकर छोड़ दिया जाएगा, मतलब आपसे फाइन लेकर यहाँ पर आपको छोड़ दिया जाएगा। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक तरीके से देखा जाएगा कि यहाँ पर जो मतलब कि कोर्ट प्रोसिक्यूशंस है और उसको जो आपका कोर्ट प्रोसिक्यूशंस है उससे हटाकर इसको क्या कर दिया गया है, एडमिनिस्टर पनिशमेंट कर दिया गया है। देखिए ये आर्टिकल पहले आया था, हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि ब्यूरोक्रेट्स किस तरीके से यहाँ पर जो आपका जुडिशरी है उसमें अप्रोच कर रहे हैं, जो जुडिशियल फंक्शंस है वहां पर एक तरीके से आपको अप्रोच देखने को मिलती है। तो कवर्ड अंडर द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2023 आर चेंजेस इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अब यहाँ पर जो आपका जन विश्वास बिल है इसके अंदर बहुत सारे आपके एक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एंड फार्मेसी एक्ट 1948। तो इन सारी चीजों में भी अभी बहुत ज्यादा ये हीटेड है, क्योंकि इसके कारण यहाँ पर हेल्थ केयर जो एक्टिविस्ट हैं उनको प्रोज एंड कॉन्स का सामना करना पड़ रहा है। स्पेशली इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका एक्ट है उसने यहाँ पर क्या है, जो आपका नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी ड्रग्स है ये क्या कर सकता है, इसकी जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट है उसको भी कम कर दिया गया है। पहले इसमें जो पनिशमेंट था वो प्रिजनमेंट का था, अब इसका जो प्रिजन का जो टाइम है ना, और जो फाइन है उसको भी क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो इसके कारण क्या होगा, जो हम फार्मास्यूटिकल आपका जो सेक्टर उसमें अगर हम देखेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फर्स्ट ऑफ इसमें क्या होगा, जो आपके ड्रग्स की क्वालिटी है उससे वो स्कैप हो गया, है ना, जो ड्रग की एक क्वालिटी होनी चाहिए तो उससे वो बाहर निकल कर आ गए। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ड्रग टू एस्केप सिग्निफिकेंट पेनल्टीज डिस्पाइट द फैक्ट दैट दीज ड्रग्स कैन हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द पेशेंट्स। तो जो ड्रग की क्वालिटी उसको अगर हम इंश्योर नहीं करते और हमें ये पता है कि उसकी जो एडवर्स इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं, तो इसका जो यहाँ पर ये पनिशमेंट कम किया गया है वो इस क्या बन सकता है, एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है इसके लिए। इसमें ये भी कहा गया है कि जो लाइसेंस को कुछ लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फार्मेसीज में जो लाइसेंस के टर्म्स है उसको भी वॉलेट कर सकते हैं, क्योंकि पेनल्टीज को यहाँ पे क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। इसके साथ हम क्या देख रहे हैं कि जो लाइसेंस है ना, टर्म्स ऑफ लाइसेंस है उसको भी वॉलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो द इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मेसीज इंक्लूडिंग आर ऑलरेडी सब्जेक्ट टू एक्सट्रीमली लैक्स रेगुलेशंस एंड एविडेंस बाय एक्सप्लोजन ऑफ स्कैंडल्स रिसेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड लिंक टू मेड इन इंडिया मेडिसिन। ऑलरेडी हम क्या देख रहे हैं, हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा कुछ आई ड्रॉप्स, अभी हमने कल ही बात करी थी एक कोल्ड सिरप की, जिसमें हमें जो कि मेड इन इंडिया है अक्रॉस द वर्ल्ड, हमें बहुत सारे स्कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। और अगर हमने फार्मास्यूटिकल हेल्थ में इतना ज्यादा इनको छूट देते हैं तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इनको एक पास मिल जाएगा और ये क्या करेगा, एक अच्छी इमेज जो है हमारी उसको इम्पैक्ट मतलब कि सामने बनकर नहीं आती है। तो गवर्नमेंट इसमें क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ द बिल। गवर्नमेंट इसमें क्या आर्ग्यूमेंट करती है कि रिस्पॉन्डिंग द कंसर्न्स रेज्ड बाय द वेरियस ग्रुप्स ऑफ द बिल बीइंग मोर इंडस्ट्री फ्रेंडली, द हेल्थ मिनिस्टर्स
India is the pharmacy of the world and we have to work towards ensuring the best medicines are provided while reasonable benefits are offered to businesses. Rationalizing laws, eliminating barriers and bolstering growth of business are important. तो इन्होंने कहा कि इंडिया क्या है, एक वर्ल्ड का हम बेस्ट मेडिसिन यहाँ पर मार्केट बनना चाहते हैं, ठीक है, ऑफर करना चाहते हैं, यहाँ पर हम एक रीजनेबल बेनिफिट प्रोवाइड करना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ हमें यहाँ पर बिजनेस को भी ऑफर करना है, लॉस को रैशनलाइज करना है, जो भी बैरियर्स हैं बिजनेस ग्रोथ में उनको हमें हटाने की यहाँ पर क्या है जरूरत है. तो ये सेंटर का आर्ग्यूमेंट है. नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है शुड कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड टू मेक आर्टिकल 370 परमानेंट आज सुप्रीम CJI. यहाँ पर आप देखिए जो आर्टिकल 370 है इसके चलते यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पिटीशन फाइल करी है कि ये जो आर्टिकल 370 आपका जो 370 है किससे रिलेटेड, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ पे रिलेटेड था, इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि ये मतलब कि जो होना चाहिए पीपल्स की विल से होना चाहिए, मतलब लोगों से यहाँ पे पूछना चाहिए. और ये जो 370 को यहाँ पे डाइल्यूट किया गया ये यूनिलेटरली किया गया, मतलब सिर्फ इसमें गवर्नमेंट थी, लोगों से यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनसे यहाँ पर कोई भी पूछा नहीं कि उनका क्या यहाँ पर मतलब कि से होता है. तो इसमें ये कहा जाता है कि यू कैन नॉट एनविसाज ब्रेक्सिट टाइप रेफरेंडम. यहाँ पर मतलब कि ब्रेक्सिट का एक ओपिनियन दिया गया था, जैसे कि ब्रेक्सिट यहाँ पर जब हुआ था, है ना, जब आपका यूके यहाँ पर EU से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हटता है ना, तो उसमें क्या किया था, लोगों से एक तरीके से रेफरेंडम हुआ था. तो उन्होंने ये कहा कि इंडिया क्या एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट डेमोक्रेटिक कंट्री के साथ साथ हम यहाँ पर ब्रेक्सिट जैसा जो रेफरेंडम है वो यहाँ पर नहीं कर सकते. तो देखिए यू कैन नॉट एनविसाज अ ब्रेक्सिट टाइप रेफरेंडम बट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्स देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेफरेंडम. यहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर रेफरेंडम का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है. अब देखिए अभी ये पूरा चल रहा है डिबेट और डिस्कशन, इसका एक कंप्लीट आर्टिकल आपके पास जरूर आएगा, इसको हम फर्दर फिर डिस्कस करेंगे. ओके, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. तो हमारा अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है मोर स्टूडेंट्स यूजिंग स्मार्टफोन्स फॉर एंटरटेनमेंट देन स्टडीज सर्वे. एक सर्वे हुआ है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, ये सर्वे किया गया है आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके द्वारा. उन्होंने ये कहा कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली आप एलिमेंट्री में देखेंगे, सेकेंडरी, हायर ग्रेजुएशन के लिए भी, तो जो इवन ग्रेजुएशन में आजकल स्मार्टफोन आपके पास सभी के पास होंगे स्पेशली, तो बट उन स्मार्टफोन का यूज एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू स्टडी. नाम तो मतलब कि हमने स्मार्टफोन किस लिए लिया, स्टडी के लिए लिया, बट उसमें हम ज्यादा क्या कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं. तो ये पूरा सर्वे आता है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर 56.6 जो गैजेट्स है उसको यूज किया जा रहा है कि वो मूवी को डाउनलोड करते हैं, मूवीज वॉच करते हैं. ठीक है, इसमें 47.3% यहाँ पे यूज करते हैं म्यूजिक को सुनने के लिए. फिर सिर्फ 34% यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं जो कि जो आपके स्टडी मटेरियल्स है उसको डाउनलोड कर रहे हैं, उसको यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं. तो 40% ऑफ द सर्वे पेरेंट्स हैव कन्वर्सेशन विद देयर चिल्ड्रन अराउंड लर्निंग इन स्कूल डेज. तो इसमें देखिए ये कहा जा रहा है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ पर अप टू एलिमेंट्री में 4.4% बॉयज़ का दिखता है, गर्ल्स का यहाँ पर 3.9% दिखता है. अप टू सेकेंडरी यहाँ पर कितने लोग मतलब कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं कितने नहीं, इसकी बात की जा रही है. तो 2.4 यहाँ पर बॉयज़ का है, 2.8 गर्ल्स का है. हायर सेकेंडरी में 11.1 और 15.2, ग्रेजुएशन में 49.6 एंड 50.3. तो अबाउट 80% ऑफ पेरेंट्स एस्पायर फॉर देयर चिल्ड्रन टू बिकम ग्रेजुएट्स एंड अटेंड हायर डिग्रीज. यहाँ पर जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर एस्पायर है कि हमें क्या करना है, अपने बच्चों को ग्रेजुएट करवाना है, इवन हायर से हायर डिग्री उन्हें दिलवानी है. सर्वे में ये बताया गया है कि सर्वे किसमें इंक्लूड है, इसमें 6,229 पेरेंट्स को अक्रॉस 21 स्टेट्स ऑफ इंडिया में यहाँ पर क्या किया गया है, आपका इंक्लूड किया गया. ओके, तो देखिए जो ड्रॉपिंग आउट है वो भी हमें देखने को मिल रहा है कि स्पेशली जो गर्ल चाइल्ड है वो ड्रॉप आउट कर रही हैं. क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो हाउस होल्ड, जो आपके हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, सिबलिंग्स को टेक केयर करना, इसके कारण यहाँ पर जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं, स्कूल से ड्रॉप आउट कर देते हैं. बहुत सारे बच्चे इसलिए ड्रॉप आउट कर रहे हैं क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है स्टडीज में. तो ये पूरा सर्वे यहाँ पर आपके सामने निकल कर आता है. ओके, तो आई होप आपको चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी. अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन की तरफ. तो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, with reference to the Indian economy after 1991 economic liberalization consider the following statement. तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब से हुआ था उसके बाद हमें ये बताना है कि कौन सी चीजें यहाँ पर हुई हैं. तो देखिए वर्कर प्रोडक्टिविटी
जो है आपकी इंक्रीज हुई अर्बन एरिया में वाइल डिक्रीज इन रूरल एरिया, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो इसके साथ साथ हमारा जो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए यहाँ पर एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेडीली इंक्रीज। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि रूरल एरिया में जो वर्कफोर्स है उसका परसेंटेज हमें इंक्रीज दिखाई देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत होता है। तो आपका जो हम बात कर रहे थे 1 और 2 तो हमारा गलत हुआ। अब थर्ड हम बात करते हैं, इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन द नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। रूरल एरिया में जो नॉन फार्म इकोनॉमी उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। रूरल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर डिक्रीज होता है, ग्रोथ रेट यहाँ पर जो होती है उसमें हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन है 3 और 4 ओनली। ओके, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, The economic census of India estimated that around 1.89 million rural people are employed in the non-agriculture establishment, which registered the growth rate of 4.56 during 1998 to 2005. इसलिए हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाती है ना। Steady transition to urbanization over the years is leading to decline in the rural share in population. धीरे धीरे अब देखिए ये जो क्वेश्चन उठ रहा है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट क्यों डिक्रीज हो रहा, क्योंकि अर्बनाइजेशन यहाँ पर क्या हो रहा, बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण हम क्या देख रहे थे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में हमें यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलता है। इसलिए आपका 3 और 4 क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। इफ यू हैव ओके सो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट लगता है किसी भी चीज से रिलेटेड तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को पहले कमेंट सेक्शन में करना है। ओके, वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।